वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का टेस्ट चलाया जा रहा है जो आगामी 69 बीपीएससी का और बीपीएससी के थ्रू से जो टीचर बहाली होने वाला है, ये दोनों में साइंस का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फिजिक्स से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप 5 साल का कम से कम उठाकर देख लीजिए, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है। तो फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स का आपको 10 पार्ट में वीडियो लाएंगे और फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन बताया जाएगा और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है। तो ज़रूर बनाइएगा टेस्ट और देखिए अपने आप को कि कितना बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि कार्य का मात्रक क्या है, यानी कार्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है और इसको आपको रटना ही पड़ता है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है बाबू? तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक क्या होता है या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी है बाबू? दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एम्पियर पूछ रहा है तो एम्पियर याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है का बात कर रहा है। समय का मात्रक नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। देखिए जब नहीं है का बात आ रहा है ना तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, न कि समय का मात्रक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पार्शिक इकाई है। पार्शिक किसकी इकाई है बाबू? पार्शिक जो है ये भी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन का बात कर रहा है। ये पूरा क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे नहीं है का बात कर रहा है और कौन सा नहीं है? बोला डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये तो है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई, ये भी सही दिया हुआ है। सेल्सियस दिया हुआ है जो ऊष्मा का इकाई, सेल्सियस ऊष्मा का इकाई नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ल्यूमिन किसका मात्रक है। ल्यूमिन किसका मात्रक है ये पूछ रहा है। और ल्यूमिन बाबू आपको ज्योति फलस का, किसका? ज्योति फलस का मात्रक जो होता है वो ल्यूमिन होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल बाबू किसका इकाई है? तो दाब का इकाई जो होता है वो पास्कल होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किस, देखो ये मात्रक वाला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो कैंडेला किसका मात्रक है बाबू? तो याद रखिएगा कैंडेला जो होता है ये ज्योति तीव्रता का, किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये सारे क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है आरआरबी 2004 में, आरआरबी 2005 में क्या पूछा था कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसे मात्रक जो होता है बाबू वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। विमीय सूत्र मतलब समान नहीं है, इनमें से किसका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। बल और दाब दिया हुआ है और बल और दाब का दोनों का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सा है ये पूछ रहा है। अदिश राशि का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा अदिश राशि जो है इसमें ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है और यहाँ पे बल का अघूर्ण संवेग जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि, सदिश राशि कौन सी है। देखिए सदिश राशि याद करने के लिए एक आपको थोड़ा सा हल्का ट्रिक हो सकता है। ये सदिश राशि जितने होते हैं वो लगभग व या ब से चालू होते हैं। किससे? व या ब से। बल, वेग,
द्रव्यमान वह उसमें आता है, द्रव्यमान, ये सारे जो हैं ये सदिश राशि में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सदिश राशि। तो बल वेग कौन सा, बल वेग, वेग कौन सा है, वेग एक सदिश राशि है। क्या बाबू, सदिश राशि का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। क्या बात कर रहा है, वेग और जो संवेग है इनके अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वेग और संवेग में के अनुपात में आपको द्रव्यमान, कौन सा भौतिक राशि कौन सी प्राप्त होगी, द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का डैश दिया हुआ है, तो याद रखिएगा उसका जो त्वरण होता है वो समान रहता है। इसमें त्वरण कहाँ दिया हुआ है, तो उसमें त्वरण जो होता है वो समान रहता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब 2 kg के द्रव्यमान 2 kg का दिया हुआ है पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उसके उत्पन्न त्वरण, तो पहले याद रखिएगा जब त्वरण क्या होगा पूछ रहा है, तो त्वरण का पहले ऐसे ही मात्रक याद रख, जो पूछता है उसका ऐसे ही मात्रक याद रखिएगा और उसमें देखिएगा ऐसा ही मात्रक कहाँ दिया हुआ है। तो त्वरण का ऐसे मात्रक जो होता है बाबू वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है। और तो इसी तरह आप 2 तो काट सकते हैं, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 बच गया, तो आप क्या कीजिएगा जो 2 kg दिया हुआ है इसको काटिएगा न्यूटन से, तो 2.5 आता है। ठीक है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, यानी न्यूटन का कौन सा नियम बताता है कि कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु जो है वो अपनी दिशा में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर नहीं किया जा सकता। यही क्वेश्चन पूछ रहा है और ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम, यानी न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट उड़ता है वो आपको किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे, संवेग संरक्षण, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। अश्व यानी घोड़ा जो होता है, घोड़ा वो एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो बोल रहा है कि अश्वरोही यानी घोड़े पर बैठा व्यक्ति गिरने की आशंका में होता है, इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा वो जो होता है विश्राम का जड़त्व होता है। क्या होता है, विश्राम का जड़त्व, क्योंकि वो विश्राम एकदम स्थिर रहता है और एकाएक चलता है तो वो पीछे की ओर गिरने की आशंका होती है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन सी होगा और ये भी न्यूटन का प्रथम नियम ही बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं और इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर चलता हुआ जो बस होता है अगर अचानक ब्रेक लगता है उसमें हम आगे की ओर झुक जाते हैं, बोल रहा है कि ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये जो है न्यूटन का पहला नियम ही कहता है। क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार ही होगा, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है, याद रखिएगा बल का गुणनफल का बात कर रहा है तो द्रव्यमान गुणित त्वरण जो होता है वो बल का गुणनफल होता है। क्या बल का गुणनफल क्या होता है बाबू, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन, तो शरीर का वजन पूछ रहा है, तो शरीर का जो वजन होता है बाबू वो मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। क्या होता है, मैदान की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में नहीं। यहाँ पे शरीर का वजन का बात कर रहा है और शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, भार जो होता है वो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखो पृथ्वी पर जितना भार होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6। अब यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी पर भार जो है 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर क्या होगा, तो 600 उन्हें 1/6 कर दो, काटोगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी यहाँ पे एरर दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक
ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्या बोला कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा है, चंद्र तल पर वो अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है। और इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो कारण होता है बाबू वो होता है कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत कम होता है, यानी होता ही नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी पर ज़्यादा होता है, तो उछलने में आपको दिक्कत होगी। ऊपर उछलिएगा तो गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे की ओर खींच लेता है। अगला क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन पूछ रहा है। याद रखिएगा 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कि जड़त्व का अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व का अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? आयतन का बात कर रहे हैं। तो जल के आयतन में क्या होगा बाबू? आयतन पहले तो घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री कर दिया जाएगा तो पहले तो आयतन क्या होगा बाबू? घटेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। बर्फ पूर्णतः, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक बीकर यानी मान लेते हैं एक ग्लास ही मान लेते हैं, बीकर की जगह ग्लास। ग्लास में पानी है और पानी में बर्फ़ जो है वो तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में यानी यहाँ पे ग्लास में पानी का तल क्या होगा? यानी किसी भी, मान लेते हैं ये ग्लास है, ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक बर्फ़ तैर रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा तो ये पानी का स्तर है बढ़ेगा, घटेगा या उतने रहेगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो ये बर्फ़ तैर रहा है तो बर्फ़ द्वारा यहाँ पे जो पानी हटाया गया है उसका भार जो है वो बराबर होता है, तो पिघलेगा तो ये बराबर ही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? देखो पानी भरता है और बोतल में जब पानी जमता है तो क्या होता है बाबू? पानी जमने पर फैलती है और फैलने के कारण जो होता है वो बोतल टूट जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।